चलिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए मैथ के प्रश्नों को देखेंगे 46 नंबर से। इसके पहले 45 नंबर तक करा दिया था। यहां पर देखिए पूछा गया है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। अब यहां पर देखिए स्थानीय मान आपको पता होगा, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। 3 का पूछा गया है, यहां पर देखिए 3 हमारा ये लिखा हुआ है, 3 का स्थानीय मान 3 लिख लेंगे। इसके आगे के अंक देखेंगे 2 लिखे हुए हैं। बस आपको करना क्या है, आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 3 का हमारा स्थानीय मान 300 आ गया। इसके बाद अंकित मान की बात करेंगे, यानी जो नंबर होता है उसी का वही अंकित मान होता है। 3 का पूछा गया है, इसका मतलब इसका वही नंबर ही खुद ही अंकित मान होगा, यानी इसका अंकित मान हम बोलेंगे 3 है। प्रश्न में पूछा गया है स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। आप बता सकते हैं 300 में से अगर 3 को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 297, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 हमारे ऑप्शन दिए गए सही होंगे। यहां पर देखिए 1 घन के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है। आगे लिखा हुआ है 0.10 और 0.1 समान है, ये भी बिल्कुल सही बात बोली गई है। यहां पर दोस्तों अगर देखेंगे 56.7 किलोग्राम बराबर लिख रहे हैं 5670 ग्राम। आपको पता होगा 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 56.7, 3 जीरो तो आएंगे ही, लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे तो यानी इसका हमारे 1 जीरो कम हो जाएगा, यानी आना चाहिए था 56,700 ग्राम, जबकि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 5670 ग्राम, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। यही हमें पूछा गया था, तो इसका आंसर कौन सा लगाएंगे, टिक, ऑप्शन नंबर चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए एक प्रश्न हमारा और आया है, नाव से रिलेटेड लिखा हुआ है। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर दूरी की बात कर रहा है। चलिए दूरी का फार्मूला आप जानते होंगे, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर पहले नाव की चाल हमें दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर समय दोनों के लिए 3.5 घंटे रहेगा, यानी 20 गुणे 3.5 घंटा कर देंगे, जितना आपका दूरी आएगा। इसके बाद दूसरी नाव की चाल है 23 किलोमीटर, इसमें भी हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों दूरियां आएंगी, उनका अंतर ले लेंगे, आपका निकल आएगा उनके बीच की दूरी क्या है। ये अगर आप ऐसे निकाल लीजिए, एक ही दिशा में चल रही है, इन चालों का डिफरेंस ले लीजिए। इसकी चाल पहले वाले नाव की 20 किलोमीटर है, दूसरे वाले की 23 है, 23 और 20 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसी में दोस्तों 3.5 घंटे को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/2, यानी इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 त्रिका 6, यानी 7/2, यानी 3 गुणे 7/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 त्रिका 21/2, 21 का आधा होता है 10.5 किलोमीटर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से। यहां पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 9 से अगर हमें भाग देना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 9 का भाग देने का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा, जितने भी डिजिट होते हैं उन्हीं का योग करके 9 से भाग कर देंगे, आपका सवाल जल्दी से लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका काफी टाइम फिल होगा, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं करना है आपको। डिजिटल सम यानी जितने भी डिजिट है इनका सम देखिए कितना हो रहा है, 9 7 16, 16 और 7 हमारा होता है 23, 16 7 23, यानी हम 9 में सिर्फ 23 में भाग देंगे, ना कि पूरे नंबर में देंगे। 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, और 13 में से 8 घटाएंगे, हम बोल देंगे इसका शेषफल हमारा 5 आया है। तो आपने देखा कितना कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है सभी नंबरों की तो आप बहुत ही आसान कम समय में लगा लेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर
80 रुपया प्रति किलो के भाव पर बेच देती है, इस प्रकार वो कितना रुपया कमाती है। यहां पर ये पूछा गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। यानी हम मछली ताजी लेकर आए हैं, उसके बाद जब हम बेचेंगे मछली का जो वेट होगा 1/3 यानी सूखने के बाद कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 1500 किलो ताजा मछली लेकर आए हैं और 25 रुपया प्रति किलो, यानी 1 किलो अगर हम 25 रुपए का लेकर आए हैं अब 1500 किलो खरीदा है, तो आप बता सकते हैं सीधे से कितना रुपए हमारा इसमें खर्च होगा। 15 गुणे 25 करेंगे, आपका इसमें आंसर कितना आएगा, गुणा करके देखिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा 37,500। कितना आएगा दोस्तों, 37,500। यानी आपको ये पता चल गया हमने 37,500 रुपए हमने इन्वेस्ट कर डाला मछली खरीदने में। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो 1500 मछली हम खरीद के लाए थे, अब हमारे पास सुखाने के बाद उसका 1/3 भाग ही रह गया। यानी हम कह देंगे 1500 का 1/3, यानी अब हमारे पास मछलियां की संख्या बची हुई है 500। क्योंकि 1500 का जब 1/3 निकालेंगे तो आपका आएगा 500। अब 500 मछलियों को हमें बेचना है 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर इसमें 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पंचे 40 यानी 40,000 रुपया। आपने क्या देखा, 37,000 रुपया 500 का हमने इन्वेस्ट किया, मछली लाने में पैसा खर्च किया और हमने बेचा कितने का, ओवरऑल 40,000 का। तो आप सीधे से बता सकते हैं कि आपको इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2500 रुपए का। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया निम्न प्रतिरूप को देखिए। आप देखिए ध्यान से, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 8 का भाग 8 में देंगे तो यानी उसका आंसर 1 आएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 98 में दोस्तों 2 घटाएंगे तो 96 आएगा, 96 में 8 से भाग देंगे तो आपका 12 आएगा, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं 987, यहां पर देखेंगे 3 घटाएंगे जो भी है, इस तरीके से देखिए आपको ऐसे नहीं लगाना है, ये हिंट दे रहे हैं। पहला नंबर आंसर आया 1, उसके बाद 1 के बाद 2 आया, यानी उसके नेक्स्ट नंबर आगे वाला लिखा गया। इसके बाद 1 2 3, इसके बाद आया है 1 2 3 4, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4 5, यानी इसी का आंसर लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6 आ रहा है, ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी नंबर। 5 तक है ना, देखिए यहाँ पर 4 तक गया है, 4 के बाद नंबर हमारा 5, यानी यहाँ तक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसी पैटर्न को अगर और लिखे होते तो फिर ये हमारा हो जाता, ठीक है ना, लेकिन हमें बस यहीं पे इसके आगे पहुंचना है, तो सीधे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर 450 लीटर लिखा हुआ है और हमें ये पता है एक बोतल में 750 ml का जो जूस है भर जाता है। अब हमारे पास 450 लीटर है, पहले ये पता कर ले 450 लीटर यानी जो हमारे पास जूस है उसको भरने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है एक बोतल में 750 ml आता है, तो 450 लीटर में कितना आएगा। सबसे पहले दोस्तों इसको ml में बदल लो, क्योंकि यहाँ ml मिलीलीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है। आपको पता होगा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। 450 लिखा हुआ है, यानी 450 में से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 450 और ये 3 जीरो हमने बढ़ा दिया, अब ये हमारा ml में हो गया। और हमें पता है टोटल हमारे पास इतना है जूस, और हमें पता है एक बोतल में 750 ml आता है, यानी इसी में से क्या कर देंगे 750 से भाग दे देंगे, हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास बोतलें कितनी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से काट के देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 25 और यहाँ पर कितना आएगा 5 9 45 और 3 जीरो, ठीक है। 15 छक्का 90, यानी आपने क्या देखा हमारे पास 600 बोतल आ गई। कितनी आ गई 600 बोतल, यानी 45 यानी 4,50,000 यानी ml जो जूस है इसको भरने के लिए हमें 600 बोतलों की जरूरत पड़ेगी।
एक बोतल में 750 ml आता है। प्रश्न में और आगे लिखा हुआ है और 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। यानी 6 बोतलों को हम एक कह सकते हैं, एक कार्टून यानी एक डब्बा टाइप को जो भी बना होगा उसमें हमारी 6 बोतलें पैक हो जाती है। तो कितने पैकेट होंगे? अब आपको करना क्या, इसी में से 6 से भाग कर देंगे, आपके कार्टूनों की संख्या निकल आएगी और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ए नंबर। चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4, 3, 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पर देखिए बक्सों की आवश्यकता होगी, हमारे पास जो घन है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जब भी बक्सों की संख्या पूछेगा ना, तो इनका सबसे पहले हम बॉक्स का आयतन निकालेंगे, कितनी जगह घेरता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आयतन की अगर बात करते हैं तो बक्से का आयतन क्या होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। एक तरीके से आयताकार यानी क्यूबाइड कह सकते हैं इसका हमेशा, ठीक है ना। क्या होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आप सीधे इसका आयतन निकालेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी इसका आयतन निकालेंगे तो आप कहेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4 त्रिका 12 दूनी 24। यानी हमें आयतन पता चल गया है 24 है, और यहाँ पर पूछा गया बक्सों की संख्या। अब आपको करना क्या है, 8664 में से 24 से बस आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा 361 आ जाएगा। कितना आएगा, 361, यानी ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा, सही आंसर होगा। कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी, 361। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा मैथ पेडागॉजी से रिलेटेड है। लिखा हुआ 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4th के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है? यहां पर देखिए दोस्तों समतुल्य पूछा गया है। समतुल्य का मतलब यही होता है 1/3 है इसका समतुल्य, यानी इसी भिन्न में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 त्रिक 6, ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहली बात तो ये बहुत ही आसान है, उच्च स्तरीय मांग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समतुल्य भिन्न का मतलब ही होता है निम्न स्तरीय में आएगा। उसी का आप मल्टीपल यानी 2 टाइम 3 टाइम निकालते चले जाएंगे तो आपका समतुल्य भिन्न निकलता चला आएगा। यहां पर उच्च स्तरीय तो हो ही नहीं सकता, उच्च स्तरीय तो आप काट ही दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। और निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने वाला, देखिए रटने वाला तो कभी भी बालक के लिए हो ही नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा सही बी के साथ जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? आप देखिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थक से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्प। बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोनों अगर हम बात करते हैं, दोनों का मतलब हमारा एक ही है। आप दशमलव के बाद अगर जीरो भी बढ़ाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव यानी शून्य की जो ये नंबर देखेंगे ना 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, यानी इसका हमारा यही आंसर होगा। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण क्या है, संकल्पना, यानी इसका आंसर हमारा पहला वाला ही हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखा कक्षा में इस प्रकार के बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 55 का हमारा पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही सिंपल था। चलिए यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। देखिए यहाँ पर देखिए जो भी टीचर होगा अपने विचार साझा करे, शिक्षार्थियों की सहायता करे, वही सबसे बेस्ट होगा। दैनिक जीवन में शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तभी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जब तक अपने विचार और ये साझा नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर दूसरा देखिए शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पना की परीक्षा करना, ये नहीं हो सकता है इसका।
अपने ज्ञान और समझ को साझा, ये बिल्कुल तो गलत है। गणित की समझ में ये तो देखिए सहायता तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वाला यही है, अनुप्रयोगों के संबंध में बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। प्रश्न में पूछा गया था अनुप्रयोग, तो वैसे भी आप देख सकते थे अनुप्रयोग हमारा कहाँ पर आ रहा था, यहीं पे आ रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप पता कर सकते थे अनुप्रयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चाथुषीकरण होता है, विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन होता है, औपचारिक निगमन होता है, और लास्ट में हमारा दृढ़ता होता है। कक्षा थर्ड के एक बच्चे को छांटने के लिए एक बहुभुज भेज दिए गए हैं। अब आपको बताना है वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, संख्याओं के आधार पर अगर बात कर रहे हैं, अब वेन हीले के ज्यामितीय विचार के बारे में आपको पता होगा। जब भी हम संख्याओं के आधार पे कहते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं ये हमारा स्टेज क्या होता है, स्टेज फर्स्ट होता है, लेकिन लेवल हमारा जीरो होता है। जीरो का मतलब वो तो ये पता तो कर लेगा कि ये क्या बना हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो भी हमारे अंतर है वो चीज वो डिफाइन नहीं कर पाता है। जैसे हम आपको दिखा दें एग्जाम्पल में, चाक्षुषीकरण में क्या होगा, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये भी त्रिभुज बोलेगा, ठीक है ना। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और ये मान लेते हैं अगर सबकी भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। जब चाक्षुषीकरण होगा, लेवल जीरो होगा, स्टेज फर्स्ट होगा, तो उसमें बालक क्या कहेगा, ये इसको भी त्रिभुज बोलेगा, इसको भी त्रिभुज बोलेगा, और इसको भी बोलेगा, लेकिन इनमें जो अंतर है ना, ये हमारा कैसा है, मान लीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, विषम बाहु होता है। अगर ये कोण 90 का होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है। बालक लेवल जीरो पे ये चीजें नहीं बता पाएगा। सिर्फ ये तो बता देगा ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन उसके जो प्रकार हैं, टाइप हैं, उसके बारे में वो नहीं बता पाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर बच्चा लिखा हुआ है संख्याओं के आधार पर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज सेकंड की, स्टेज सेकंड में यानी लेवल नंबर दूसरा आएगा। इसमें आपका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी बालक होगा गुणों के आधार पर क्या करेगा, आकृतियां जो भी हैं उसमें समानता क्या होगा, नहीं बता पाता है, ठीक है ना, गुणों के आधार पर। परंतु आकृति में जो समानता है वो क्या है, वो नहीं बता पाता है। समानता का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा, चलिए यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना, ये सब तो बता देगा, ये सब बता देगा, समकोण त्रिभुज है, ये वो है, सब बता देगा। लेकिन और क्या चीजें होती है विश्लेषण में, वो चीजें नहीं बता पाएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, एक समचतुर्भुज बना हुआ, अब बताइए इनमें से क्या समानता है। तो बालक जो होगा लेवल नंबर एक में जब आएगा, स्टेज सेकंड में विश्लेषण में, ये चीज नहीं बता पाएगा। ये तो बता देगा कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, लेकिन अगर पूछे कि इनमें क्या समानता है, ठीक है ना, वो ये नहीं बता पाएगा। जैसे वर्ग में सारे कोण हमारे 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस में ऐसा नहीं होता, ये चीजें वो नहीं बता पाता। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टेज थर्ड की, यानी लेवल नंबर हमारा इसमें दूसरा आएगा, ये भी याद रखिएगा। जब हम स्टेज थर्ड की बात करते हैं तो अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक यानी ये वाला आएगा। ये तीसरे मतलब हमारा आएगा, स्टेज नंबर तीसरा होगा, लेवल नंबर दूसरा होगा। यहाँ पर देखिए अनौपचारिक में क्या होता है, विभिन्न आकृतियां जो भी हैं अर्थपूर्ण तरीके से भाषाई आधार पे तो परिभाषित कर लेगा, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। प्रूफ करने का मतलब, जैसे हमने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। वो प्रूव नहीं कर पाएगा, बता सब कुछ देगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन प्रूविंग वाली चीज नहीं कर पाता। वो हमारा कौन सा करता है, औपचारिक निगमन। जब हमारा स्टेज नंबर 4 आएगा, औपचारिक निगमन, इसमें वो सब प्रकार के प्रूविंग व्रूविंग सब कुछ कर लेगा। इसके बाद दोस्तों स्टेज हमारा 5 आएगा, ठीक है ना, वो लास्ट में, वो विशेष ज़्यादा वैसे यूज नहीं होता है, दृढ़ता वाला। दृढ़ता में क्या होता है, ये कॉलेज के टाइम पे विकसित होती है सोच बच्चों के अंदर, कौशल, यानी पूरी तरीके से वो एक्सपर्ट हो जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं दृढ़ता। यानी ये इसका ज़्यादा ये नहीं है, बाकी यही था, हमने आपको समझा दिया। चाक्षुषीकरण में क्या होता है, बालक जो होगा आकृतियां तो पहचान जाएगा क्या क्या, लेकिन उसके बारे में अंतर वगैरह नहीं बता पाता। इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में क्या होगा, जब हमारा ये आएगा विश्लेषण वाले में आएगा, इसमें क्या होगा, वो ये तो बता देगा कौन क्या है, लेकिन उनके बारे में जो समानता होती है, डिफरेंस होता है, वो नहीं बता पाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम स्टेज थर्ड की बात करते हैं, वो भाषाई आधार पर तो सब बता देगा, अनौपचारिक में कि ये है वो है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाता है। लेकिन जब हमारा स्टेज, ठीक है ना, स्टेज हमारा फोर्थ आएगा, औपचारिक निगमन, उसमें वो सब कुछ प्रूफ क्या है, कर लेता है, ठीक है ना। दृढ़ता यानी ये सब हमारा लास्ट में आता है। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद इसका आंसर नंबर दूसरा होगा।
चलिए इसका बताइए, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित करती है वो क्या हो सकती हैं। यहाँ पर इसका आंसर देखिए 58 का देखिए, यहाँ पर देखिए कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, अभी जैसे बताया था ना चाक्षुष वाला, जैसे वो न बता पाए प्रभावित करती है, अभी इसके पहले बताया था। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दो कांटों सिक्कों अंतर, अंतर अगर नहीं बता पाता है, ठीक है ना, अगर अंतर नहीं बता पाता है तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा। अभी हमने इसके पहले क्या बताया था, जैसे देखिए, जैसे हमने मान लीजिए बालक है, अगर उसने बताया ये त्रिभुज है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये मान लेते हैं इनकी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर भुजाएं बराबर है तो ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। बालक क्या होगा, जब इस वाली स्टेज में होगा, वही अंतर नहीं बता पाएगा, ये तो बता देगा त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषम, ये सब नहीं बता पाता। अभी इसके पहले चर्चा किया था, देखिए वही वाला ऑप्शन आ गया, सी वाला टिक कर देंगे, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह पर केंद्रित है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने से लेकर लिखा हुआ है, और नियमित गृह कार्य जमा कराने गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यानी एक्टिव होना चाहिए गतिविधियों में शामिल। इसका आंसर सही हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गृह कार्य जमा कराने, परिभाषी सूत्रों को याद करने, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर अधिगम जो 2005 है, रचनावादी उपागम पर बल देती है, वो किस पर केंद्रित है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, ठीक है ना। आप सक्रिय हो, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल तक मान लो बैठे हैं, पढ़े नहीं, रिवीजन नहीं किया, भूल जाता है। आपको बिल्कुल शामिल होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। चलिए ये वाला हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा ये। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख। अब देखिए बिंदु 15 कहाँ पे बने हुए, ये बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हल्का सा जूम कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या है प्रश्न में, अभी हमने प्रश्न पढ़ के बताया था, ठीक है ना। लिखा, किसी अन्य संख्या को प्रदर्शित करने उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्या की पहचान, ठीक है। दूसरे पे लिखा हुआ क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्षेत्रफल की संचय प्रकृति। यहाँ पर भी देखिए क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए, ठीक है, ये जैसे मान लो पॉइंट दिए हुए हैं, हमारे 15 कितने बने हुए थे, 15 बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 हमारे सिर्फ इस तरीके से बने हुए, लंबाई की पोजीशन पे बने हैं, चौड़ाई की पोजीशन पे तो नहीं बने। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2D होता है, हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं वर्टिकल की, चौड़ाई की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो चलो ठीक है दोनों हो रहा है, लेकिन इस वाले दोनों में से यहाँ पर क्या है, इसमें तो चलो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसको बोल देंगे लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये मान लेते, ये क्या, इसको मान लेते हैं इस तरीके से, मान लो ये रेक्टेंगल बना रहा है, लेकिन ये दोनों हमारे क्या होंगे, क्षेत्रफल हमारे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल वाला तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन हमारा है, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य, बिल्कुल सही दोस्तों, यही आंसर इसका होगा। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, बट इनका तो निकाल सकते थे, इनका नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे ये लिखा हुआ है 15, 15 के गुणे एक इस तरीके से है, फिर 1 गुणे 15, ये भी हम लिख सकते हैं। इनके दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको अभाज्य, अभाज्य क्या, अभाज्य संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। 15 को हम तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं में भी तोड़ सकते हैं। कुल मिला के संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं 15। तो इस तरीके से सारी चीज इसमें हमारे क्या होंगे, रूल फॉलो कर जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। बाकी इनके क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, बिंदु जो 15 लिखे थे, पॉइंट बने हुए थे। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद अगला जो
क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो पे कराएंगे। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।